बच्चों, मेरा नाम है चंदन कुमार गुप्ता। मैं आपके सामने लेके आया हूँ फुल टेस्ट 5 का फिजिक्स पार्ट का वीडियो सोल्यूशन। एनटीएस फुल टेस्ट 5 हो चुका है। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो। जो क्वेश्चन आपसे बन गए बढ़िया, जो नहीं बना एक बार उसका सोल्यूशन जरूर देखें आप। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज v इक्वल टू। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, v इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस x, ये गिवन है। आगे बोल रहा है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी। एक्सेलरेशन हम जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, अगर v और x में रिलेशन दिया है तो v dv बाई dx के इक्वल हो जाएगा। तो v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 49 प्लस x इंटू dv बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 49 प्लस x, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू 1/2 आ रहा है, देखो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/2 मतलब 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन पावर p डिस्टेंस x एंड टाइम t इज गिवन बाई। पावर का रिलेशन दिया है बच्चों, कितना दिया है, b प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, ये पावर है। पावर समझते हो ना, पावर होता है जूल पर सेकेंड। पावर का डायमेंशन होता है जूल। इसका हो गया ml2t-2 और साथ में एक और नीचे t है तो ml2t-3 आएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, ध्यान रहे। आपसे पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ b बाई a। b बाई a का डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले a और b का डायमेंशन देख लेते हैं। x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है तो x स्क्वायर के साथ डिस्टेंस ही ऐड होगा तो b का डायमेंशन हो जाएगा कितना, l स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया l स्क्वायर और नीचे हो गया a और साथ में टाइम का हो गया t। दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पावर कितना, ml2t-3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मुझे a का डायमेंशन चाहिए, a को उधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ। तो a का डायमेंशन आ जाएगा कितना, m इधर आके बन गया m-1 और t इधर आके बन गया t⁻3 और एक t नीचे है यानी कि t स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। मुझे निकालना है b बाई a का वैल्यू देखो, ऊपर आएगा l स्क्वायर, नीचे आएगा m-1 t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ ml स्क्वायर t-2 के बराबर। ml स्क्वायर t-2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सिंपल सा सवाल यूनिट डायमेंशन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन द फिगर। अच्छा, दो पार्टिकल है m, देखो इसके अबाउट ये घूम रहा है शायद। ये एक मास है m और यहाँ पे एक मास है फिर से m। ये डिस्टेंस दिया है 2r, ये दिया है r, मतलब ये हो गया r और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कितना, 3r। ये मान लो ऐसे घूम रहा होगा, है ना, इस तरह से घूम रहा होगा। रोटेटेड अबाउट एंड b, सही है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्मॉलर पार्ट टू द अदर पार्ट। स्मॉलर पार्ट ये है, बिगर पार्ट ये है। मान लो यहाँ पे टेंशन लग रहा है इस पे कितना, T1 और यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा कितना, T2 और ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा कितना, T2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका इक्वेशन लगाएं सर्कुलर मोशन के लिए तो आपके पास सेंटर की तरफ फोर्स आ जाएगा T1 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर। इसका रेडियस कितना हो गया, r। और अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो इस पे फोर्स लग रहा है T2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर। इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 3r। ठीक, ये T2 का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो T1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r और T2 का वैल्यू है ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तुमको निकालना है क्या वैल्यू बच्चों, छोटे से बड़े वाले में, मतलब T1 बाई T2 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 4m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई m ओमेगा स्क्वायर 3r। m ओमेगा स्क्वायर r कैंसिल, आंसर आ रहा है 4/3 और 4/3 देखें तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही बात, सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 225 मीटर, ट्रेन का लेंथ दिया है 225 मीटर। ठीक है, ये एक ट्रेन है मान लो, इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, इधर ही मान लेते हैं, चलो इधर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है अ पैरट फ्लाइज एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ पैरेलल टू द रेलवे। अच्छा, ये तोता है, ये इधर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, उल्टा डायरेक्शन में। द टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन। अच्छा, पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो इसका। मान लो ट्रेन रेस्ट में है तो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा 5 + 10 कितना, 15 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं तोता जा रहा है। अगर ट्रेन को रेस्ट पे मान ले तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको 225 मीटर ट्रेवल करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 225 डिवाइडेड बाई 15 डिस्टेंस बाई स्पीड, ये वैल्यू आ रहा है 15 सेकेंड के आसपास। तो अगर इसका आंसर देखा जाए 15 सेकेंड कहाँ है भाई, 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सवाल बी।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड, v को क्या लिख लो बच्चों, dx बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। इसको उधर ले जाओ तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt और बोथ साइड कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, टाइम बोला है फर्स्ट 2 सेकंड तो 0 से 2 सेकंड का लिमिट लगा दो। ये बन गया x, 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, 3 3 कैंसल, 3 टी क्यू बाई 3 प्लस 2 टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट जा रहा है बच्चों 0 से 2, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 रखोगे तो 2 क्यू हो गया 8 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कुछ आएगा 12 मीटर के आसपास। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फिगर शोज चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन एज ऑफ अ क्यूब एज शोन इन फिगर। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू दिस चार्ज। अच्छा चलो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ का क्या कहना है कि चार्ज को सबसे पहले आप एनक्लोज्ड करो, है ना। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए ध्यान से देखो, अगर ये क्यूब ऐसा है, इमेजिन करो, बना के दिखा देता हूं, ये क्यूब है, यहाँ पे चार्ज रखा है, मान लो यहाँ पे ये चार्ज क्यूब है, तो इसको ढकने के लिए टोटल कितना क्यूब चाहिए, इमेजिन करो। एक क्यूब इसके साइड में चाहिए, 2 हो गया, और 2 ऊपर से रख दे 4। अगर 4 सिमेट्रिकली क्यूब में अरेंज कर दूं, टोटल 4 क्यूब अगर लगा दूं मैं, तो ये चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज हो जाएगा और टोटल फ्लक्स जो पास करेगा 4 क्यूब से, वो पास करेगा कितना, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। मुझे एक क्यूब से पूछा है तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, 4 से डिवाइड कर दो, Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट्स यूज्ड टू मेक अ कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। देखो कैपेसिटर दिया हुआ है आपको कितने का, 8 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट का। मुझे सबसे पहले देखो 1000 वोल्ट बनाना है। 1000 वोल्ट बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 4 कैपेसिटर को हम किस में लगा दें, सीरीज में लगा दें। देखो यहाँ पे 250, यहाँ 250, यहाँ 250 और यहाँ 250, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाएगा, मतलब इनके अक्रॉस टोटल आ जाएगा कितना, 1000 वोल्ट। पहला काम हो गया। ठीक, फिर आपको बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड होना चाहिए और एक 8 का है 8 8 8 8, तो अगर सीरीज में देखोगे 8 8 8 8 कितना हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2। एक लाइन का इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का, है ना। मुझे कितना चाहिए, 8। तो अगर सोचो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, ऐसा ही 4 लाइन लगा दूं, 1 2 3 4, तो 2 2 2 2 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगेंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएंगे सर। एक लाइन में कितने कैपेसिटर लगाए हमने, 4, और ऐसा कितना लाइन चाहिए, 4, 4 into 4, आंसर विल बी हाउ मच, 16। अगर सोच पाए तो बहुत सिंपल सवाल था, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। देखो जी 2 चार्ज है, एक है 10 माइक्रोकूलम और एक है बच्चों कितना, -10 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहां से बोला 12 सेंटीमीटर ऊपर, यहां कहीं एक पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए देखो इसके कारण पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। ये 5 है, ये 12 है, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 यानी कि 169, है ना। यानी कि ये वैल्यू 13 आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू भी 13 होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। सेम डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा E। अब देखो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल भी बच्चों थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर, E cos थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा कितना, 2E cos थीटा के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे बन जाएगा बच्चों 2E cos थीटा। अब जो बचा वो कैलकुलेशन है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक के कारण देखो K का मतलब हो गया 9 × 10⁹ Q का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 13 इंटू 10⁻⁻2, तो 13 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4, ये आ गया KQ/R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में cos थीटा हो जाएगा देखो बच्चों बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 13।
अब इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाए आंसर, है ना। ऊपर आ गया कितना, 2 और 9 हो गया कितना 18, 2 और 5 तो 10 हो गया, ऊपर बचा 9 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर 169 इंटू एक और 13 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10 टू द पावर 9 और एक ये 10 आया यहाँ से, तो 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 में से 10 टू द पावर -6 गया, तो 10 टू द पावर 5 और नीचे से 4 आ रहा है, 10 टू द पावर 9 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है मैं एक बार देख लेता हूँ, 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 के आसपास ये वैल्यू आएगा, मोटा मोटी कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और ये वैल्यू आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए जी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एन आइडियल गैस हैज 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दिया हुआ है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा इसका, 3 + 3 कितना हो गया 6। नाउ ये पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू होता है कितना, याद करो F/2R, और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है कितना बच्चों, F/2 + 1 × R। दोनों को डिवाइड कर दें Cp/Cv, कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम ना, तो ये आ जाएगा F/2 + 1 × R डिवाइडेड बाई F/2R, R से R गया, ये वैल्यू आ रहा है F + 2 डिवाइडेड बाई F, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिख रहा है कितना 6, तो 6 + 2 डिवाइड बाई 6, ये बन गया आपका कितना 8/6, वैल्यू आ रहा है कितना 4 डिवाइडेड बाई 3, और अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन द गिवन इंडिकेटर शोन इन फिगर, अच्छा ये डायग्राम बना के दिया, देखो पीवी ग्राफ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। द वर्क डन ऑफ पाथ AB, अच्छा पीवी ग्राफ में हम जानते हैं एरिया निकालने से काम हो जाएगा, तो AB का वर्क डन अगर पूछ रहा है वो, वर्क डन ऑफ AB, एरिया निकाल लो ये वाले सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का एरिया देखो, ये हो गया 4 - 1 कितना 3 मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट हो गया इसका रेक्टेंगल का कितना 10, 3 × 10 कितना आ जाएगा बच्चों 30, ऑप्शन देखो 30 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज अंडरगोइंग SHM फॉर विच ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एज सोन, इट्स टाइम पीरियड निकालना है। मास दिया है 1 kg का और ये ग्राफ दिया है, इसको देख के टाइम पीरियड निकालना है। देखना जरा, हम जानते हैं कि फोर्स का जो वैल्यू होता है वो -kx के बराबर होता है ना, तो f और x के ग्राफ में जो स्लोप होगा वो k को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं, k, तो इसका स्लोप निकाल के देखो कितना आएगा, इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया 13.5 डिवाइडेड बाई बेस हो गया इसका कितना 1.5, 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये वैल्यू आ गया 9 के इक्वल, तो k का वैल्यू 9 आ गया, और टाइम पीरियड हम जानते हैं बच्चों कितना होता है 2π√m/k, तो 2π मास दिया है इसका 1 kg डिवाइड बाई k का वैल्यू हो गया 9, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ 2π/3 के आसपास, और 2π/3 अगर ऑप्शन चेक करें तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि a particle of mass 1 kg is performing SHM and its displacement is given by y = 2 sin π/12t plus π/6 मीटर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकंड। चलो एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, dy/dt, इसको यूज करेंगे तो 2, ये π/12 एक बाहर आएगा, और ये साइन बन जाएगा कितना cos π/12t प्लस π/6, है ना, ये बाहर आ गया π/6, और जो वैल्यू दिया है वो रख दो, cos π/12 इंटू कितने टाइम पे पूछ रहा है ये 2 सेकंड पे, तो प्लस π/6 कितना आ गया वैल्यू, 2 से गया 6, π/6 प्लस π/6 हो गया π/3, तो π/6 इंटू cos π/3 होता है 1/2, ये वैल्यू आ रहा है π/12, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, ½ mv², मास दिया है 1 kg और v हो गया π/12 का स्क्वायर करोगे तो π² डिवाइडेड बाई 144, ये वैल्यू आ रहा है कुछ π² डिवाइडेड बाई 288 जूल, π²/288 जूल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स A and B फॉर्म्ड ऑफ स्टील आर मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन, ठीक है, टेंशन सेम है, वेलोसिटी याद रखना √T/μ होता था, मैं एक बार याद कर लेता हूँ, म्यू होता था मास पर यूनिट लेंथ, है ना, और मास को लिखते थे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, एल से एल जाएगा, तो डेंसिटी इंटू एरिया आ रहा है, और डेंसिटी इंटू एरिया का मतलब πr² रेडियस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, बोल रहा है कि
क्या बोल रहा है भाई, इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक ना, तो 2 इंटू भी बाई कितना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v बाई 2l ना, तो v बाई 2l1 ये आ गया, इज ट्वाइस ऑफ, सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ a इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ b, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, 3 इंटू v बाई 2l2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोल देते हैं। साथ में ये भी तुमको बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ a इज ट्वाइस दैट ऑफ b, रेडियस ऑफ a जो है वो b का डबल है, ये गिवन है। आ जाओ, चलो जी, ये 2 से 2 गया, तुमसे पूछ रहा है क्या, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, लेंथ का रेशियो, l को उधर ले जाओ, तो L1 बाई L2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2/3 इंटू V1 बाई V2। ठीक है, तो 2/3 V1 ये होता है अंडर रूट t बाई म्यू, टेंशन दोनों का सेम है, तो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो V1 बाई V2 बन जाएगा अंडर रूट कितना, μ2 बाई μ1, ऐसा आएगा। तो 2/3 अंडर रूट में, और म्यू देखो डेंसिटी सेम मटेरियल है तो सेम होगा, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो μ2 के जगह पे आप लिख सकते हो r2 स्क्वायर, μ1 के जगह पे लिख सकते हो आप r1 स्क्वायर, तो 2/3 इंटू बाहर आ गया कितना, r2 बाई r1, और ये वैल्यू आपको दिया है बच्चों कितना, r1 इज इक्वल टू 2r2, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, r1 इक्वल टू 2r2, तो r2 डिवाइड बाई यहाँ पे लिख दिया हमने 2r2, ये कैंसिल हो गया वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कुछ आ रहा है 1/3 के आसपास, और 1/3 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखना, ये कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ हम जानते हैं नेगेटिव लिया जाता है, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इन द एब्सेंस ऑफ लेंस द बीम कन्वर्जेज एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। बोला कि यहाँ से कन्वर्जिंग रेज ऐसे आ रही थी, ठीक है, और अगर लेंस नहीं होता तो ये यहाँ जाती, कहाँ जाती भाई, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती, लेकिन लेंस ये डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ज कर देगा बेसिकली, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाएगा, है ना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो +10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये है, फॉर्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/-20, इसको उधर भेजो, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, 1/10 माइनस 1/20, तो 1/v का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/20, है ना, तो v का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आया, मतलब ये रेज यहाँ से डाइवर्ज होके कुछ यहाँ पहुंच जाएगी, कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज बन जाएगा कितने दूर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो भी, कन्वर्जेस टू 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 बोल रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये 60 डिग्री है बच्चों, ध्यान रहे। फ्रॉम एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है, 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री के बराबर है। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, ये रे बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये I और ये E दोनों बराबर होता है, और मिनिमम डेविएशन का जो वैल्यू होता है बच्चों वो हो जाता है I प्लस E माइनस A, ये दोनों वैल्यू बराबर है I और E, तो 45 हो गया, 90 माइनस A का वैल्यू 60, कितना आ गया, 30 डिग्री। आपसे पूछा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, म्यू का वैल्यू होता है, याद करो, साइन डेल m प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, बहुत ही फेमस फॉर्मूला। तो साइन डेल m हो गया कितना, 30, A हो गया कितना, 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2। ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया 90/2 45, साइन 45 इज 1/√2, नीचे आ गया साइन 30 इज 1/2, ये वैल्यू आएगा √2 मतलब 1.4 डायरेक्ट दिख रहा है √2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 75 एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 दे दिया है। What is magnifying power if final image is seen at D, मतलब 25 सेंटीमीटर। जब फाइनल इमेज D पे बनता है बच्चों तो मैग्नीफाइंग पावर होता है इसका FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद हो, नहीं तो डिराइव करना पड़ जाएगा। याद है तो सवाल आसान है, 75/5 इंटू 1 प्लस FE हो गया 5, D का वैल्यू 25 बोल रखा है, 5 से गया 5, ये वैल्यू आ गया 15 इंटू 1 प्लस 1/5 यानी कि 6/5, 5 से गया 3 और 6 होता है बच्चों कितना, 18, मैग्नीफाइंग पावर विल बी 18, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो I1:I2 का रेशियो दिया है कितना, 81:1।
हम जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, है कि नहीं? तो A1:A2 का वैल्यू क्या आएगा, इसका रूट ले लो, यानी कि 9:1 के इक्वल आ जाएगा। आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, I max बाय I min। क्या लिख सकते हैं हम इसको, A1 + A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 - A2 होल स्क्वायर। A1 + A2 9 + 1 मतलब 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 - 1 8 स्क्वायर, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 64 कितना आ जाएगा वैल्यू, कैंसिल करो 4 से तो जाएगा 25, 4 से जाएगा 16, 25/16। और ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही दिख रहा है बच्चों, बी। आसान सवाल, कई बार रिपीटेड सवाल है ये। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 पे, बोल रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन 2 स्लिट्स सेपरेटेड बाय, डी का वैल्यू कितना दिया है 1 मिलीमीटर, लैम्डा का वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ ईच ब्राइट फ्रिंज, अच्छा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, आप जानते हो ये लैम्डा डी/डी के बराबर होता है ना। लैम्डा हो गया 500 × 10⁻⁹, कैपिटल डी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो गया 1 × 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू कुछ आ रहा है 5 × 10⁻, ये बच गया कितना -7, 3 कैंसिल हो गया 10⁻⁴ मीटर। आंसर किस में दिया, मिलीमीटर में, एक 10 इधर लाओ तो 0.5 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ का वैल्यू, 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है बच्चों, द ग्राफ शोन बिलो शोज वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√v। एक बार लैम्डा का v के साथ रिलेशन बताना, ये होता है h/√2m⁴v, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m³ इंटू 1/√v। अब ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू mx, ये पूरा का पूरा स्लोप बन जाएगा, एक तरफ y है एक तरफ x है, y इक्वल टू mx में ये स्लोप है, बेसिकली दिस इज स्लोप इंटू x, ये x बन गया 1/√v, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/√ मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली मास के, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है तो चार्ज को हटाओ, सिर्फ मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बोला कि मास का रेशियो क्या होगा, तो देखो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, सबसे ज्यादा स्लोप b का दिख रहा है तो सबसे कम मास b का होगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, c हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, a का मास सबसे ज्यादा, a c फिर b, a c b, देखो ऑप्शन नंबर c बिल्कुल सही बैठ रहा है, c इज करेक्ट, सही बात। चलिए जी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है बच्चों, बोल रहा है करेंट डेंसिटी J एट एन एरिया A, J का वैल्यू दिया है 2i कैप + 3j कैप, और एरिया दिया है कितना i कैप + 4j कैप ना, मिलीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रहे, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻6 आएगा, इतना मीटर स्क्वायर, ये गलती मत करना। करंट पूछ रहा है, करंट क्या हो जाएगा, अच्छा हम जानते हैं करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I/A, मतलब I का वैल्यू अगर एक्चुअल देखा जाए वेक्टर फॉर्म में तो J.A, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज को मानते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना बनेगा बच्चों, 2 + 3 × 4 कितना हो गया 12 × 10⁻⁻6, यानी कि 14 माइक्रो एम्पियर बोल सकते हो आप। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है जी, ये दिया हुआ है सर्किट बना के, बोल रहा है कि 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना फ्लो करेगा ना, या तो किरचॉफ लॉ लगा लो, केसीएल केवीएल कहीं से करंट निकाल के घूम जाओ, या फिर इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो पहले। इस वाले सर्किट का ई इक्विवेलेंट क्या निकालोगे, पैरेलल में है ना, E1/R1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, E1/R1 + E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 + 1/R2, इसको यूज कर सकते हैं। E1 दिया है 20 डिवाइड बाय R1 दिया है 2 प्लस E2 दिया है 10 डिवाइडेड बाय R2 दिया है 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1/1, है ना, ये आ गया 10 + 10 20 डिवाइड बाय 1 + 1/2 3/2, यानी कि 40/3 आ जाएगा वोल्ट, और इसका R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2 और 1 पैरेलल में रहेगा, है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर ये आ गया। अब इन सब के बदले मान लो कि एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका E इक्विवेलेंट है और एक रेजिस्टेंस है जो कि R इक्विवेलेंट है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों, कितना का 5 ओम का। तो बताओ यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, I का वैल्यू हो जाएगा E इक्विवेलेंट कितना आया 40/3 डिवाइडेड बाई, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा 5 प्लस R इक्विवेलेंट 2/3, है ना, तो 40/3 इंटू ये बन गया 3 डिवाइडेड बाई 15 + 2 कितना 17, 40/17 एम्पियर जैसा कुछ आंसर आना चाहिए इसका, 40/17 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है जी,
पढ़ो जरा। बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो इधर है v, ठीक है। द ट्रेजेक्ट्री विल बी, अच्छा तो सिंपल सी बात है, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं। फोर्स होता है कितना, q b sin 180, sin 180 कितना हो जाता है बच्चों, 0। तो फोर्स 0 तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता रहेगा। तो आंसर विल बी ए। जनरली लोग सोचते थे कि सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, लेकिन एंगल देखना पड़ेगा, है ना। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23। 23 में क्या बोल रहा है, इक्वल करंट I फ्लोज इन 2 सेगमेंट्स ऑफ सर्कुलर लूप एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ द लूप इज a, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ड्यू टू सेगमेंट ACB। अच्छा, इस वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड याद करो सर्कुलर आर्क के कारण होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इंटू थीटा, याद है। थीटा का वैल्यू 2 पाई रखते हैं फुल सर्कल के लिए तो म्यू नॉट I बाई 2r आ जाता है। थीटा का वैल्यू पाई रखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा म्यू नॉट I बाई 4r सेमी सर्कल के लिए। लेकिन इस वाले सेगमेंट का एंगल थीटा नहीं है, ध्यान रहे, ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, 2 पाई माइनस थीटा के बराबर। तो जहां आपने थीटा लिखा है बेसिकली दिस इज 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। आपके पास आंसर में क्या है दिख रहा है मुझे, रेडियस a है तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई a इंटू 2 पाई माइनस थीटा। कुछ दिख रहा है आपको, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2a बाहर कर लो, ये 2 पाई को इसके साथ ले जाओ तो 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है, बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following graph shows the variation of magnetic induction B at the center with radius of current carrying loop। देखो जी, फिर से वही सवाल हो गया ना, करंट अगर I जा रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2r, और हम जान रहे हैं कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो जी, अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो एक डायोड लगाया है, इधर 1 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है, दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सोच सकते हो तुम। ये सर्किट कुछ ऐसा बना के दिया है, यहाँ पे एक बैटरी है, इन दोनों को मिला दो, दोनों अर्थिंग किया हुआ है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, ऐसे बोल सकते हो। सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ऐसा है, ये दिया है 3 वोल्ट, ये दिया है 1 वोल्ट, ये दिया है 100 ओम, ये सर्किट बन गया। तो ध्यान से देखो तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया टोटल, 4 वोल्ट हो सकता है, तो दोनों को हटा के आप एक 4 वोल्ट का बैटरी भी बना सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि एक 4 वोल्ट का बैटरी ऐसा लगा हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो करंट का वैल्यू करंट को अलाउ करेगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 किस में दिया आंसर, मिली एम्पियर में, इंटू 1000 कर लो, 40 मिली एम्पियर आ जाएगा, 40 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं ना इसका, चलिए जी 26 ध्यान दें, यहाँ से A यहाँ से B, और A और B यहाँ गया। सबसे पहले नैंड गेट का आउटपुट याद कर लो तुम, नैंड गेट का आउटपुट याद करो, अगर एंड गेट होता यहाँ A यहाँ B तो यहाँ बनता है AB, ठीक है। लेकिन अगर ये नैंड गेट है तो AB बार बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा AB बार, और AB बार और A मिलके यहाँ जा रहा है ना, तो O1 का आउटपुट क्या आएगा, O1, ये O1 का आउटपुट है ना, O1 का आउटपुट है। O2 का आउटपुट क्या बनेगा भाई, O2 का आउटपुट क्या बनेगा, O2 का आउटपुट बनेगा यहाँ से A आया और यहाँ से जा रहा है AB बार, फिर से एक नैंड गेट में, मतलब A इंटू AB बार इस पूरे का बार, ये O2 का आउटपुट है। O3 का आउटपुट क्या आएगा, O3 का आउटपुट आएगा यहाँ से B और सेम यहाँ पे AB बार ना, तो B इंटू AB बार इस पूरे का बार, ये O3 का आउटपुट है। तो बताओ भाई फाइनली Y का आउटपुट क्या आएगा, Y का आउटपुट आएगा, फिर से एक नैंड गेट लगा है जिसमें O2 और O3 जाएगा, तो आपके पास आएगा A इंटू AB बार इस पूरे का बार इंटू B इंटू AB बार इस पूरे का बार और इस पूरे का होल बार, ऐसा बनेगा। चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, पहले इस वाले ऊपर वाले को हटाओ, ये बन जाएगा A इंटू AB बार, है ना, इसका पूरे का बार लगेगा तो ये वाला बार गायब हो जाएगा, ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस साइन और यहाँ आ जाएगा B इंटू क्या AB बार, सही है। अब देखो जी, दोनों से AB बार चाहो तो कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा कितना A प्लस B, ऐसा बनेगा, A प्लस B इंटू ये कितना हो गया, AB बार को आप लिख सकते हो A बार प्लस B बार, मल्टीप्लाई करो जरा, A इंटू A बार प्लस A इंटू B बार प्लस B इंटू A बार प्लस B इंटू B बार, और A इंटू A बार कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली बचने वाला है क्या, AB बार प्लस A बार B, ऐसा कुछ दिख रहा है, AB बार प्लस A बार B, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है, इन एन LCR सीरीज सर्किट R दिया है, XL दिया है, XC दिया है, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल फॉर सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू 20 sin 30 t। अच्छा ध्यान से सोचो तो ये तो AC है, साइनोसॉइडल है ना, और साइनोसॉइडल का एक साइकिल में एवरेज हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो एवरेज करंट इसका कितना निकल के आना चाहिए, 0 आना चाहिए। RMS नहीं पूछा है बच्चों, एवरेज पूछा है ना, एवरेज वैल्यू। तो वैल्यू हो जाएगा इसका 0। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सवाल अगर पकड़ पाए होगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 बोल रहा है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 20 वोल्ट प्राइमरी इनपुट इनटू 100 वोल्ट सेकेंडरी, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। द करंट इन सेकेंडरी, अच्छा हम जानते हैं, याद करो, ई सेकेंडरी बाई ई प्राइमरी जो होता है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चले तो ये आई प्राइमरी डिवाइडेड बाई आई सेकेंडरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ई सेकेंडरी दिया है 100, ई प्राइमरी दिया है 20। करंट के बारे में क्या बोल रहा है, सेकेंडरी करंट इफ द करंट इन प्राइमरी इज 20, करंट प्राइमरी में 20 दिया है, सेकेंडरी का पूछ रहा है, तो सेकेंडरी करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 20 से गया 5, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 20/5, ये वैल्यू आ रहा है कुछ 4 एम्पियर का। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठ रहा है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, रेडियस आ रही है विथ अ स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ, अच्छा स्पीड दिया है इसका 1/4 ऑफ स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी होता है बच्चों अर्थ सरफेस से √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, मैक्सिमम हाइट निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, ki प्लस ui इक्वल टू kf प्लस uf, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ मास ऑफ पार्टिकल, स्मॉल m बोल देते हैं, m इंटू v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1/16 इंटू 2gm/r, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे कितना रहेगा, -gm कैपिटल M डिवाइड बाई r। फाइनली जाके इसको रुक जाना है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो h हाइट पे गया तो -gm कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h, ये बनेगा, ठीक है ना। कितना आ गया ये देखो, ये 2 से 2 गया, ये बन गया आपके सामने gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई 16r माइनस gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई r इक्वल टू -gm कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h। gmm उड़ गया, 1/16r माइनस r कितना आ जाएगा, 1 - 16 -15/16, ठीक है, r तो बाहर आ जाएगा, और इधर बच रहा है कितना, -1/r प्लस h, माइनस से माइनस उड़ गया बच्चों, इसको इधर लाओगे तो 15r प्लस 15h इक्वल टू, ये उधर जाके बन गया 16r, तो 16r माइनस 15r यानी कि 15h इक्वल टू आ गया r, है ना। तो h का वैल्यू आ जाएगा बच्चों r/15, और r/15 अगर देखा जाए तो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्रेविटेशन का अच्छा सवाल, आई होप कि आपने बना लिया हो। काइनेमेटिक्स ना लगा देना ऐसे सवालों में, गड़बड़ हो जाएगा, हाइट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ फ्रीली फॉलिंग, अच्छा हम जानते हैं हाइट जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होता है ना, तो पहले केस में g था, दूसरे केस में बोला कि फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली फॉलिंग है मतलब g इफेक्टिव तो 0 हो जाएगा, g इफेक्टिव इसका वैल्यू 0 आ गया, तो हाइट इन्फिनिटी तो जा नहीं सकता है, मैक्सिमम जितना उसका लेंथ है उसका जाएगा, 30 सेंटीमीटर था तो 30 सेंटीमीटर तक जाएगा ये, है ना, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय u इक्वल टू 2x² - 8x। चलो सबसे पहले फोर्स निकालना ही पड़ेगा, -du/dx, डिफरेंशिएट करो, -2x² का हो गया 4x, ये हो गया -8। आपसे क्या पूछ रहा है, द फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी 0 एट, इसको 0 पुट कर दो तो 4x - 8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर पे पार्टिकल पे फोर्स जो है 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है भाई, टू होमोजेनियस डिस्क A एंड B ऑफ मास m एंड 3m एंड रेडियस 3a। अच्छा मास m का रेडियस 3a है, इसका मास m है, रेडियस इसका 3a है, ये है डिस्क A, और दूसरा डिस्क है B जिसका रेडियस a है लेकिन मास जो है इसका 3m है, ये है डिस्क B, ऐसे रखा हुआ है। प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क A, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा m2, इसका मास यहाँ मान लो, इसका मास यहाँ मान लो, टोटल डिस्टेंस 4a हो गया, तो m2 यानी कि 3m इंटू टोटल डिस्टेंस 4a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2,
m प्लस 3m हो गया 4m, m से m उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, ये वैल्यू 3 आ रहा है, 3 है, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास है ना, दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। तो वैल्यू आ गया कितना 3a, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 33 बोल रहा है द फिगर शोज यूनिफॉर्म रॉड L, लेंथ L मूविंग सच दैट वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर इज ओमेगा L/6। अच्छा ठीक है, इफ द एंड A ऑफ द रॉड इज सडनली फिक्स्ड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी। ओके, बोला कि ये रॉड इधर जा रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास, टोटल लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, ये जा रहा है V इक्वल टू कितना ओमेगा L/6 से। सडनली क्या किया, इसके एक एंड को फिक्स कर दिया, एंड A ऑफ द रॉड इज सडनली फिक्स्ड। अच्छा, A को सडनली फिक्स कर दिया है ना, तो ये रॉड घूमना शुरू कर देगा भाई ऐसे। तो बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, किसके अबाउट, A के अबाउट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पास होने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो mvr, मास m, वेलोसिटी हो गया ओमेगा L/6 इनटू डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का कितना L/2 शुड बी इक्वल टू, इस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा तो इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आएगा I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट हो जाएगा ml²/3 इनटू इसको ओमेगा डैश बोल देते हैं, ये निकालना है। m से m गया, l² से l² चला गया, ओमेगा डैश का वैल्यू आ रहा है बच्चों 3 से गया 2, ओमेगा डैश का वैल्यू आ रहा है ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 और 2 कितना 4, ओमेगा/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि ये सवाल आपने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन अ सॉफ्ट प्लाई ऑफ थिकनेस, अच्छा कुछ प्लाई है इसमें फायर कर दिया उसने, थिकनेस दिया है 4 सेंटीमीटर, द बुलेट इमर्जेज विथ ओनली 25% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बुलेट जब बाहर निकला तो इसका काइनेटिक एनर्जी 25% था, तो इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट पूछ रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, हाफ mv² मतलब 200 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका कितना 25% मतलब इसका 1/4, 1/4 इंटू हाफ m इंटू 200 का स्क्वायर है कि नहीं, 25% तो यही होता है। तो आपसे बोला कि स्पीड ऑफ बुलेट कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख लो, हाफ mv², मान लो कि यहाँ v स्पीड से जा रहा है, शुड बी इक्वल टू, ये हो गया 1/8 m इंटू 200 का स्क्वायर है ना, 2 से गया 4, m से गया m, v² का वैल्यू आ गया देखो, 200 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 0 0 0, नीचे है 4 से गया 4, तो v का वैल्यू आ जाएगा कितना 100 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, बॉडी सस्पेंडेड विथ अ स्ट्रिंग लेंथ L इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ √8 GL, देन वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल। अच्छा, ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा है ना, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा है, आपको दिख रहा है कितना वेलोसिटी दिया इसको √8 GL, तो ये वर्टिकल सर्कल तो कंप्लीट करेगा, ऐसे घूमता हुआ आया इधर, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे। चलो लगाते हैं, KI प्लस UI, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल है ना। इनिशियल काइनेटिक हो गया हाफ m, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 GL, इनिशियल पोटेंशियल इसी को रेफरेंस मान लो, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, मान लो स्पीड v हो गया, और कितना ऊपर चला गया 2L, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, h की जगह पे आ जाएगा 2L, यही तो है। तो ये हो गया कितना 4 mgl, इधर से आया -2 mgl इक्वल टू हाफ mv², m गया, 4gl - 2gl इज 2gl इज इक्वल टू हाफ v² का वैल्यू आ गया 4gl, v का वैल्यू आ गया कितना 2√gl, ठीक है। आपसे क्या पूछा, अच्छा v के टर्म में पूछ रहे हैं बच्चों, ये v है, तो यहाँ से देखो तो √gl का वैल्यू जो है वो v/√8 है ना, इसको v डैश बोल देता हूँ, v डैश, तो 2 टाइम्स √gl की जगह पे लिखोगे v/√8, √8 मतलब 2√2 कैंसिल, ये v/√2 के बराबर आएगा, और v/√2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है इन एन AC सर्किट द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट v दिया है, I दिया है, आपसे बोल रहा है द एवरेज पावर। अच्छा, एवरेज पावर का फॉर्मूला याद करो बच्चों, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इनटू cos phi, वेयर phi इज फेज डिफरेंस, और ध्यान से देखो तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का है, और इसका वैल्यू अगर π/2 रखोगे तो cos π/2 तो 0 हो जाएगा, मतलब पावर कितना निकल के आएगा 0 आ जाएगा भाई, आंसर इज ए। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इक्वल टू r/2 दैट एट अ डेप्थ इक्वल टू r/2 इज, चलो जी, g1/g2,
हाइट के लिए फॉर्मूला याद करो, g बाई 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया है r/2 डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वायर। और डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता था g इंटू 1 माइनस एच बाई आर, है ना। ये भी कितना है, r/2 डिवाइडेड बाई ये हाइट का, ये डेप्थ का। g से g उड़ गया, r से r उड़ गया, कितना हो गया 1 बाई, ये देखो हो गया 1 प्लस 1/2, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 मतलब 9/4 इंटू ये आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2। ये वैल्यू कुछ 8/9 आएगा क्या? ऑप्शन दिया है 8/9, यस, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ग्रेविटेशन वेरिएशन ऑफ जी, उस टॉपिक से ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, देखो जी, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। बोला कि एक कैपेसिटर है C, इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया हमने, ठीक है ना, B से। तो चार्ज कर दिया तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया होगा, Q का वैल्यू C भी, ठीक। नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर इज रिकनेक्टेड विथ अपोजिट पोलरिटी। अच्छा, ऐसा कर दिया, बैटरी को उल्टा कर दिया। V बैटरी है, उल्टा कर दिया। तो अगर V बैटरी है तो यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, इस बार यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, ध्यान से अगर सोचो, प्लस क्यू से माइनस क्यू हो गया, मतलब यहाँ से कितना चार्ज निकला होगा बच्चों, 2Q। मतलब बैटरी से चार्ज कितना फ्लो किया है, 2Q चार्ज फ्लो किया, तब जाके यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बैटरी का वर्क डन हो जाएगा 2Q इंटू V, और Q का वैल्यू कितना है, CV, तो ये बन जाएगा 2CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितना था बच्चों इसका, हाफ CV स्क्वायर। देखो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ CV स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है शायद हीट प्रोड्यूस ना, हीट का वैल्यू याद करो, वर्क डन बाय बैटरी ने कितना वर्क किया, माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कितना चेंज आएगा, 0, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो ये तो 0 है, लेकिन बच गया 2CV स्क्वायर। दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, आइए 39 में आपको दिख रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके साथ एक मिरर बना के रखा है, ऐसा। फोकल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस पे, यहाँ से रे गई। सवाल क्या बोल रहा है, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, यही बनना चाहिए। ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब यहाँ से रे जब बाहर निकले तो मिरर के सेंटर पे जाके गिरे। इसका सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा, कहाँ पे, 10 है ना, 20 सेंटीमीटर पे, ये इसका सेंटर होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि अगर रे सेंटर की तरफ जा रही है तो इसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम रास्ते वापस आएगी और इसका इमेज वापस से वहीं बन जाएगा, ऑटो कोलिमेशन जिसको बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं, लेंस का जो इमेज बनना चाहिए वो 20, और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 20 है ना, तो 20 और 20 40 पे इमेज बनना चाहिए। यानी कि अगर लेंस की बात करो तो u का वैल्यू हो गया -x, फोकल लेंथ हो गया 20 और v का वैल्यू हो गया +40। इसको सॉल्व करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/40 माइनस 1/-x इक्वल टू 1/20, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, तो 1/x इज इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस 1/40, यानी कि 1/40। x का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, 40 सेंटीमीटर। है क्या आंसर 40? यस, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल, सिंपल सवाल। नेक्स्ट 40 में बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंज विल ऑब्टेन्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। डी का वैल्यू दिया है 10 लैम्डा के बराबर। अच्छा याद करो, पाथ डिफरेंस होता था कितना, डेल्टा एक्स का वैल्यू होता था n लैम्डा। डेल्टा एक्स को लिखते थे हम लोग क्या, d साइन थीटा, याद है, इक्वल टू n लैम्डा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू, ये तो सबको याद होगा, n लैम्डा बाई डी। थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ से लाइट जा रहा है, तो थीटा मैक्सिमम जो हो सकता है वो 90 हो सकता है। यानी कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, ठीक है। मतलब n लैम्डा बाई डी हमेशा 1 से छोटा होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। यानी कि n का वैल्यू हमेशा d बाई लैम्डा से छोटा होना चाहिए, और साथ में इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए ना, तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए हम ज्यादा बेटर है कि इसमें बॉक्स लगा देते हैं ना, d बाई लैम्डा, ऐसा। n का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए बेसिकली, और जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब इसका 2 टाइम्स, और एक सेंट्रल ब्राइट भी बनता है 1। ये आंसर आएगा भाई नंबर ऑफ फ्रिंजेस का। देखो d का वैल्यू कितना दिया है, 10 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये गया बॉक्स ऑफ 10 10 ही होगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, और एक ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल, 21 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। ऑप्शन दिख रहा है 21, यस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन h न्यू, जिसको E बोलते हैं हम लोग, इसका वैल्यू दिया है कितना 2W, ठीक है। W इज द वर्क फंक्शन। अच्छा, फाई का वैल्यू बोल दिया है कि W है, ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम। अच्छा पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, E इक्वल टू क्या होता है, फाई प्लस के को K1 बोल देता हूँ।
एनर्जी कितना दिया है 2W, वर्क फंक्शन है W प्लस K1, K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इसका W के बराबर, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दोगे तो ई डैश का वैल्यू क्या बन जाएगा 2h न्यू, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2h न्यू, और h न्यू का वैल्यू 2W है तो ये 4W बन जाएगा। वर्क फंक्शन सेम रहता है, ठीक है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है मेटेरियल के लिए। फिर से लगाओ E इक्वल टू 5 प्लस इसको K2 बोल देते हैं, एनर्जी हो गया 4W, वर्क फंक्शन सेम रहेगा W प्लस K2, यहाँ से K2 का वैल्यू देखो आ रहा है 4W माइनस W कितना 3W, और ध्यान से चेक करके देखो तो W से 3W हो गया है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो चुका है भाई, 3 टाइम्स मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है भाई, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट मतलब इन्फिनिटी से है ना 1 पे, ऑफ लाइमन सीरीज एंड पास्टन सीरीज, मतलब लाइमन की अगर बात करते हो, ठीक है, इसको लैम्डा 1 बोल दो तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 हो जाएगा 1, n2 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, जेड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस इन्फिनिटी 0, ये आर के बराबर रहेगा है ना। और पास्टन की अगर बात करते हो, पास्टन तो 1 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना आर जेड स्क्वायर 1 बाई लाइमन बामर पास्टन, n1 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, n2 तो इन्फिनिटी है, सीरीज लिमिट है तो ये वैल्यू आ रहा है कितना r बाई 9 के बराबर है ना, तो डिवाइड कर लो 1 बाई लैम्डा 1 डिवाइड बाई 1 बाई लैम्डा 2, ये वैल्यू आ जाएगा r बाई 9 यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा, ये लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 है कितना 9, आपको निकालना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, आंसर इज 1 बाई 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए बी सी आर 12 10, ए दिया है देखो Z1 M, बी दिया है क्या Z2 N, और बना C प्लस कुछ एनर्जी निकला है, C क्या बना होगा Z1 प्लस Z2 M प्लस N, यहाँ पे आया होगा, तो आपसे बोल रहा है एनर्जी कितना रिलीज हुआ ना, एनर्जी कितना रिलीज हो जाएगा भाई, Q वैल्यू जो होगा C का कितना दिया है 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो इसके टोटल न्यूक्लियन हो गए M प्लस N, तो 15 इंटू M प्लस N माइनस A का कितना दिया है 12 और B का 10, तो 12 इंटू M माइनस 10 इंटू N, यानी कि 15M प्लस 15N माइनस 12M माइनस 10N, ऐसा कुछ आना चाहिए, 15 माइनस 12 यानी कि 3M प्लस 15 माइनस 10 5N, 3M प्लस 5N, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 देखो जी, ये दिया है 30 ओम, ये वो है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है ना, ये जीनर डायोड लगा के रखा है, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है कितने का 10 ओम का, क्या पूछ रहा है जीनर करंट पूछ रहा होगा, यहाँ से 60 वोल्ट अप्लाई किया है ना, तो हम जानते हैं कि सबसे आसान होता है कैसे सॉल्व करना, VZ दिया है 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ 20 वोल्ट है अगर, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा IL का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना 2 एम्पियर, ठीक, और अगर यहाँ 20 चला गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 40, 60 में से 20 गया तो यहाँ 40 बचा, तो ये मेन करंट I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 30 4/3 एम्पियर। अब सुनना ध्यान से, इसको IZ बोलते हैं, एक अच्छा चीज दिख रहा है, आंसर तो आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, मेन करंट जो है वो लोड करंट से कम आ गया, जब तुम यहाँ पे लिखोगे I इक्वल टू IL प्लस IZ है ना, I का वैल्यू कितना है 4/3 इक्वल टू IL कितना है 2 प्लस IZ, यहाँ से IZ का वैल्यू निकाल के देखो निगेटिव आ रहा है, 4/3 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 2/3 एम्पियर, मतलब ये गलत है, मतलब IZ से कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, मतलब ये जो 60 वोल्ट अप्लाई किया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया होगा वो पक्का 20 से कम आया होगा, यानी कि ये अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक, और पहुंचा ही नहीं है तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है तो यहाँ से कोई करंट जा ही नहीं रहा है, समझ में आ रही बात, इसका आंसर हो जाएगा 0, जेनर करंट का वैल्यू ऐसे सवालों में जब भी निगेटिव आ जाए तब भी पता कर सकते हो, आंसर आएगा A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ सन इज 4800 एंड दैट ऑफ अ स्टार इज 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन होता है वो वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो लैम्डा ऑफ सन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ जो भी स्टार दिया है ना, दैट शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सन, ऐसा बनेगा। तो लैम्डा ऑफ सन कितना है
4800, लैम्डा ऑफ स्टार कितना है 6000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। और क्या दिया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस, सन का टेम्परेचर दिया है कितना 6000 केल्विन, है ना। तो आपसे बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ स्टार सरफेस कितना होगा, है ना। तो 6000 से ये 6000 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। टेम्परेचर ऑफ स्टार कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4800 केल्विन के आसपास। तो ऑप्शन देखोगे आप 4800 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आज का पेपर। ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था, जैसा नीट का पेपर होता है एग्जैक्टली वैसा ही पेपर था। उम्मीद करता हूं कि 150 160 आपने अगर स्कोर किया है इस पेपर में 160, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। जिनका स्कोर कम आया है 120 130 140 है, उसको बढ़ा के आगे ले जाने की कोशिश करो। और जिनका 100 के नीचे है, कृपया नोट्स को ध्यान से पढ़ो, आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अभी कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर नहीं है, एक बार नोट्स को रिवाइज करो, अभी टाइम है, अभी भी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।